अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आगाज़े किस्त में सुल्तान तहसीन पाशा को बताते हैं कि हम लोग फंस जाते अगर महमूद पाशा हम तक खबर न लाते। महमूद पाशा कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अगर हम लोग मुआहदे पर दस्तखत नहीं करते तो ताजिर कंगाल हो जाएंगे। तहसीन पाशा कहते हैं कि अगर हम मुआहदा करते हैं तो हमें अफयून बेचनी होगी। इस पर महमूद पाशा कहते हैं कि मेरे तहसीन पाशा ताजिर कर्ज लेने के लिए मुआहदा दस्तखत कर चुके हैं। सुल्तान पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं कि आप दोनों दुरुस्त हैं बादशाह, हमें एक मुश्किल सूरत हाल दरपेश है। हम इन ताजिरों को अच्छे से तैयार करेंगे, फिर हम फैक्ट्रियां खोलेंगे, लेकिन हम वक्त ये काबू नहीं कर सकते कि अफयून कहां से कहां जा रही है। इसके बाद पाया तख्त में सुबह का मंजर दिखाया जाता है, जहां बेल अपने अरबी स्टूडेंट्स को सबक पढ़ा रही होती है। वो कहती है कि हमने बहुत मुश्किल वक्त देखा यहाँ आने तक, मुश्किल तरीन वक्त हमारा इंतजार कर रहा है। आपने मुझे उम्मुल अरब कहा है, मैं आपसे चाहती हूँ कि आप अपनी तालीम मुकम्मल करें, अपने इलाकों को जाएं और अपनी माँ को न भूलिएगा। मैं आपको अपने इलाकों का हुक्मरान देखना चाहती हूँ जब मैं आपसे मिलने आऊँ। इसके बाद सुल्तान लकड़ी पर कुछ खुदाई कर रहे होते हैं। इसी दौरान तहसीन पाशा आ जाते हैं। तहसीन पाशा कहते हैं कि बेल खातून ने एक स्कूल खोल लिया है, मगर अरब कबाइल के सरदारों के बेटे हमारे स्कूलों के अंदराज खत्म करके चले गए। सुल्तान कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, वजीर तालीम को ये कैसे नहीं पता चला। तहसीन पाशा कहते हैं कि मेरे सुल्तान, इन्होंने शुरू में ये नहीं होने दिया, मगर बच्चों ने बरतानवी शहरियत हासिल कर ली। सुल्तान गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि हर तरह की मुसीबत हमारी मुतलाशी है, अपनी मंजिल के अलावा हमारे पास सांस लेने के लिए भी कुछ नहीं है। सुल्तान कहते हैं कि क्या हमारे मेहमान आ चुके हैं। तहसीन पाशा कहते हैं कि वो रास्ते में हैं सुल्तान, वो जल्द पाया तख्त पहुंच जाएंगे। तहसीन पाशा कहते हैं कि क्या हम मुआहिदों पर दस्तखत करेंगे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं कि हम करेंगे पाशा, हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं, हमें वो फैक्ट्रियां खोलनी होगी। ये आज एक छोटा सा इकदाम है, मगर इन फैक्ट्रियों की बदौलत हमारे मुल्क की तरक्की के लिए ये बहुत जरूरी है। सफीरों को बताएं कि हमने उन्हें मुआहिदे के लिए बुलाया है। इसके बाद फहीम पाशा और मैयत आफंदी को बंदरगाह पर दिखाया जाता है। फहीम पाशा कहते हैं कि हम इन्हें अपनी तलाशी नहीं लेने देंगे। फ्रेडो कहता है कि पाशा, हमें पीछे हट जाना चाहिए। फहीम पाशा कहते हैं कि उफ फ्रेडो, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो, हम ये पहले ही बात कर चुके हैं, आप अभी भी पीछे हटने का पूछ रहे हैं। इंशाल्लाह इनको अंदाजा नहीं होगा कि आप मेरा पीछा कर रहे हैं। इसके बाद फहीम पाशा आगे बढ़ जाते हैं और एक आदमी से पूछते हैं कि क्या ल्यूका तुम्हारा आदमी है। वो आदमी कहता है कि हाँ, वो हमारा ही आदमी है और मैं आपकी तलाशी लूंगा अगर आप मुझे इजाजत दें। इसके बाद वो फहीम पाशा की तलाशी लेता है। इसके बाद फहीम पाशा कहते हैं कि क्या आपने सही तरीके से मेरी तलाशी ले ली। वो शख्स कहता है कि जी ले ली। इसके बाद फहीम पाशा एक पिस्तौल निकाल कर दिखाते हैं और वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरी बंदूक है। फहीम पाशा कहते हैं कि जी ये आपकी ही बंदूक है, अगर मैं चाहता तो आपको ये बंदूक ना देता। अभी अगर जिस जगह आप मुझे लेकर जा रहे हैं वहाँ वो मेरी तलाशी लेना चाहें तो आप उन्हें नहीं लेने देंगे। वो आदमी कहता है कि जी मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ और अपनी पिस्तौल वापस ले लेता है। फहीम पाशा अपनी चाल में कामयाब हो चुके होते हैं और उसके साथ चले जाते हैं। दूसरी तरफ फ्रेडो और मैयत आफंदी भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। मैयत आफंदी कोचवान को कहते हैं कि थोड़ा रुक जाओ, सामने एक जनाजा है, हमें इंतजार करना चाहिए। इसके बाद गाड़ी दोबारा चल पड़ती है। जब दोनों बाहर निकलकर देखते हैं तो उन्हें फहीम पाशा वाली गाड़ी नजर नहीं आती। फ्रेडो कहता है कि मैं जानता था ऐसा ही कुछ होगा। इसके बाद मंजर पलटता है। अफसन को अपनी बहन पाकीज़ा से बातें करते दिखाया जाता है। इतने में अब्दुल कादिर भी वहाँ आ जाते हैं। अफसन खड़े हो जाती है और कहती है कि मुझे आपसे मिलना था, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी जो आपने मेरे लिए किया, आपने मेरा कर्ज अदा कर दिया। अब्दुल कादिर कहते हैं कि आप गलत बात कर रही हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अफसन कहती है कि उन्होंने तो कहा कि शहजादे ने आपका कर्ज अदा कर दिया। अब्दुल कादिर कहते हैं कि आप तो जानती हैं मैं तो शहजादा हूँ ही नहीं, क्या आपने कुछ और कहना है अफसन। अब्दुल कादिर के जाने के बाद अफसन कहती है कि अगर वो शहजादा अब्दुल कादिर ने नहीं किया तो फिर वो मोहम्मद सलीम शहजादे ने किया है। इसके बाद सफीर और बारवूस को दिखाया जाता है। सफीर कहता है कि अब्दुल हमीद मुझे मुआहिदे के लिए बुला रहा है, आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं बारवूस साहब।
बारबूस कहता है कि सुल्तान को इंतजार न करवाओ, जाओ और मुआहदे पर दस्तखत करो। सफीर कहता है कि ऐसा लगता है कि आपने अब्दुल हमीद को हरा दिया। बारबूस कहता है कि इसका मतलब है कि अब्दुल हमीद को लोगों की जानों से ज्यादा मईशत और फैक्ट्रियों की फिक्र है। बारबूस कहता है कि मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद मैं अब्दुल हमीद से खुद मिलने जाऊंगा, मैं उसका तजर्बा देखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ अब्दुल हमीद ने अपने तमाम पाशाओं को बुला रखा होता है और वो पूछते हैं कि क्या आपको ये लगता है कि ये पत्थर कैसा है। उनमें से एक पाशा कहता है कि हमें ये साबुन का पत्थर लगता है और ये ज्यादा सख्त नहीं होगा, लेकिन ये आग के सामने मजबूत है। सुल्तान कहते हैं कि क्या आप इसकी शक्ल देखते हैं। जब मैं शहजादा था मैं एक सफर पर गया था, रात का वक्त था, मैं एक झोपड़ी में दाखिल हुआ, मैंने एक दरवेश को देखा, मैं पूरी रात उनसे सख्त चीजों की बातें करता रहा। अलविदा करते हुए उन्होंने मुझे ये पत्थर दिया था। वो 40 साल पहले इस पत्थर को तकिया बनाकर लेटे रहते थे। पत्थर पिघल गया। जिन लोगों के सीने पत्थर हैं वो इसे नहीं समझ सकते। अगर आप कुछ करने का इरादा कर लें तो आप पत्थर को भी पिघला सकते हैं, पहाड़ को भी खोद सकते हैं। अब वो हमें फैक्ट्रियां खोलने से रोकना चाहते हैं। इसके बाद फहीम पाशा के आदमी और उस्मान को किसी का इंतजार करते दिखाया जाता है। इन लोगों ने घात लगा रखी होती है। अब वो कहता है कि उस्मान आदमी का पीछा करो। इसके बाद उस्मान आगे निकल जाता है और जाने वाले शख्स का पीछा करता है। दूसरी तरफ सुल्तान ने सफीरान को तलब कर रखा होता है। सुल्तान कहते हैं कि ये थोड़ा सब्र से होगा, लेकिन ये मुश्किल नहीं, हम दस्तखत करेंगे। लेकिन मैं आपको एक खबर दे दूं जो आपको खुश कर देगी। इतने में तहसीन पाशा अंदर आ जाते हैं। एक शख्स अंदर आकर खुशामदीद कहता है। सुल्तान उसे तशरीफ रखने का कहते हैं। वो दोनों सफीरों के दरमियान बैठ जाता है। सुल्तान तारुफ करवाते हैं कि ये बुल्गारिया के वजीर आजम सताम्बलू हैं। हमने बुल्गारिया को भी अपने मुआहिदा में शामिल कर लिया है। दराना की बंदरगाह भी इस मुफ्त तिजारत में शामिल हो जाएगी। वजीर आजम कहता है कि ये हमारे लिए भी एक बड़ा मुनाफा होगा सुल्तान मुअज़्ज़म। सुल्तान कहते हैं कि हम उस्मानियों के बजाय बुल्गारिया को मुआहिदा में शामिल कर रहे हैं। उस्मानी हुकूमत जामिन हुकूमत होगी। बारबूस का सफीर बोल पड़ता है और कहता है कि लेकिन मेरे सुल्तान, हमने इस तरह मुआहिदा तो नहीं किया था, हमने ये मुआहिदा उस्मानियों के साथ कबूल किया था। उस्मान कहते हैं कि आप फिक्र न करें, आप मुनाफा नहीं बदलेंगे, आप हमारे बजाय बुल्गारिया से तिजारत करेंगे, आप कस्टम के मामले में इनके साथ काम करेंगे। क्या समंदरी रास्ते से गुजरना हमारे लिए अहम बात नहीं है सफीरान? ये भी बिल्कुल वैसा ही है। उस्मानी आपको समंदरी रास्ते से गुजरने की इजाजत देंगे। सफीर कहता है कि ठीक है फिर, क्योंकि मुझे इस मामले में मोहतात रहने की हिदायत दी गई थी। सुल्तान कहते हैं चले फिर मुआहिदे पर दस्तखत करते हैं। इसके बाद तीनों लोग मुआहिदों पर दस्तखत कर देते हैं। सुल्तान कहते हैं कि मैं जामिन के तौर पर यहाँ दस्तखत कर रहा हूँ। ये कहकर सुल्तान अपनी मोहर जब्त कर देते हैं। इसके बाद ल्यूका के पास उसका आदमी दौड़ा चला आता है। वो हिस्सा जिसमें हीरोइन है, हमने उसे निकालना शुरू कर दिया है, मैं यहाँ आपको बताने आया हूँ। ल्यूका कहता है कि उसे जल्दी से निकाल लो। फहीम पाशा और उस्मान के आदमी ये तमाम मंजर देख रहे होते हैं। ल्यूका के आदमी माल गाड़ी पर हीरोइन को लाद रहे होते हैं। इसी दौरान फहीम पाशा के आदमी फायरिंग कर देते हैं और उन सबको मार देते हैं। इतने में वहाँ पादरी आ जाता है। फहीम पाशा के आदमी कहते हैं कि क्या आप भी यहाँ मरने आए हैं? आपने तो हीरोइन को छुपा रखा था। पादरी कहता है कि आप इसके साथ क्या करेंगे? फहीम पाशा के आदमी कहते हैं कि हम इसे जला देंगे, मगर पहले एक निशान बना लेते हैं। इतने में फहीम पाशा ल्यूका के पास पहुंच चुके होते हैं। फहीम पाशा ल्यूका के पास बैठ के कहते हैं, आपने मेहनत से काम किया और मुझे अपनी मेज पर बिठाने का इंतजाम कर लिया। ल्यूका कहता है कि आपने कहा था कि आप मुझसे मुआहिदा करना चाहते हैं। फहीम पाशा कहता है कि मैं देखता हूँ कि आप एक बासलाहियत जमादार हैं और वैसे आपके भाई फ्रेडो तो मर चुके हैं। मैंने सोचा कि आप मेरे जमादार बन सकते हैं। क्या यहाँ थोड़ा सा पानी मिलेगा मुझे? ल्यूका टेबल के नीचे से पिस्तौल निकाल रहा होता है और वो कहता है कि ये आपके आखिरी अल्फाज होंगे। इसके बाद मंजर पलटता है। बारबूस भी पाया तख्त में दाखिल हो चुका होता है। रास्ते में उसको सफीर बताता है कि हम मुआहिदे पर दस्तखत कर चुके हैं। इतने में तहसीन पाशा भी पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि सुल्तान आपका इंतजार कर रहे हैं बारबूस। इतने में बारबूस अंदर आ जाता है। सुल्तान बुल्गारिया के वजीर आजम से बात कर रहे होते हैं। सुल्तान बारबूस को कहते हैं कि ये बुल्गारिया के वजीर आजम साम्बलू हैं। बारबूस कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं जानता हूँ कि आप बादशाह के साथ वफादारी की वजह से मशहूर हैं। जैसा कि मैंने सुना सुल्तान मुअज़्ज़म ने बल्कान की हुकूमतों के साथ कस्टम एतहाद कर लिया है। सुल्तान कहते हैं कि आप गलत कह रहे हैं बारबूस साहब,
इन्होंने बुल्गारिया के साथ इत्तेहाद कर लिया है। हम बुल्गारिया से एक और मुआहदा करेंगे। इस तरह कोई महसूल से मुस्तस्ना सामान उस्मानियों से नहीं गुजर सकेगा, लेकिन हम अपना सामान बुल्गारिया में महसूल से मुस्तस्ना करके बेचेंगे। बारबू साहब, ये हमारे ताजिरों के लिए एक नफामंद मुआहदा है। ये मुआहदा नई फैक्ट्रियां खोलने के लिए पहले काफी जरूरी था। सबसे बढ़कर ये कि हम अफयून जैसे नुकसानदेह सामान को गुजरने से रोक सकेंगे। बारबूस ये बातें सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। बारबूस को इतना झटका लगता है कि उसके हाथ से लाठी गिर जाती है और बारबूस घुटनों के बल आ जाता है। और यही नहीं, बारबूस बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। सुल्तान तेजी से आगे बढ़ते हैं और बारबूस को गौर से देखते हैं। सुल्तान तहसीन पाशा को बुलाते हैं और कहते हैं कि बारबूस साहब गिर गए हैं, डॉक्टरों को जल्दी से बुलवाएं। बुल्गारिया का वजीर आजम कहता है कि मेरे सुल्तान, ये शख्स एक उस्मानी दुश्मन है। सुल्तान कहते हैं कि हम दुश्मनों से भी नरमी बरतते हैं। हम एक ऐसी कौम है जो दुश्मन के जख्मों पर भी मरहम रखते हैं। चाहे कोई भी हो, हम पर फर्ज है कि इसकी मदद करें। इसके बाद मंजर पलटता है। ल्यूका अपनी पिस्तौल निकालने ही वाला होता है। फहीम पाशा कहता है कि मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे तुम्हारे पकवान भी चखने पड़ेंगे। इतने में एक शख्स कुछ खाना लेकर आता है, लेकिन वो फहीम पाशा का आदमी होता है और वो झटपट से ल्यूका की गर्दन पर पिस्तौल रख देता है। फहीम पाशा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ये एक शानदार होटल है। दूसरी तरफ अफसन खातून और शहजादा सलीम को दिखाया जाता है। अफसन कहती है कि आप अपने वालिद की तरह बहुत बड़े दिल के आदमी हैं। सलीम कहते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह। इतने में हानदान खातून वहाँ पहुँचती है। वो इन दोनों को देख लेती है और पेट में दर्द होने का बहाना करती है। हानदान कहती है कि चहलकदमी करने के लिए मैं यहाँ आई थी, लेकिन मेरे पेट में दर्द हो गया। अफसन कहती है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए हानदान। इसके बाद शहजादा सलीम हानदान को वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान ने डॉक्टर को तलब कर रखा होता है और वो पूछते हैं कि उसकी हालत कैसी है। डॉक्टर बताता है कि हम अभी तक मालूम नहीं कर सके, उसका जिस्म वो बर्दाश्त नहीं कर सक रहा। सुल्तान कहते हैं कि उनका खास ख्याल रखें। पास खड़ा बुल्गारियन वजीर आजम कहता है कि आपके दुश्मनों का आप पर रहम देखकर आपके खिलाफ लड़ना आसान हो जाएगा। सुल्तान कहते हैं कि यह हमारे मजहब का हुक्म है, हमारे दुश्मनों से भी इंसाफ किया जाता है। कोसोवो के मैदान में अगरचे उस्मानियों की तादाद कम थी, लेकिन फिर भी उस्मानी जीत गए, जबकि सुल्तान मुराद खान दुश्मन के जख्मी फौजियों के दरमियान चल रहे थे। किसी ने उनसे मदद मांग ली। जब सुल्तान मुराद ने ये सुना कि ये मलूश नामी शख्स मुसलमान बनना चाहता है, तो वो उसकी तरफ गए। मलूश ने सुल्तान मुराद को खंजर मार दिया। सुल्तान मुराद ने भी कभी अपने फौजियों और अपने रहम पर अफसोस नहीं किया। वो जानते थे कि हम ईमान से घिरे हुए हैं, हमारा फर्ज है कि हम दुश्मन से भी मुनसिफाना हो। दूसरी तरफ फहीम पाशा उस्मान की मदद से ल्यूका पर कब्जा कर चुके होते हैं। ल्यूका ने भेस बदल रखा होता है। फहीम पाशा कहते हैं कि उस्मान, आप बहुत बहादुर हैं। अगर कोई आपकी तरफ देखता है तो वो सोचेगा कि आप तो मजबूत बिल्कुल भी नहीं है। उस्मान कहता है कि मैं सोगूद में पला बड़ा हूँ। फहीम पाशा कहते हैं कि उस्मान गाजी की जमीन पर कोई शख्स कमजोर कैसे हो सकता है। तुमने देखा कि ल्यूका यहाँ सिसिली की तरह नहीं है, एक ऐसा आदमी जिसके बारे में कभी सोचा भी न था, वो हीरो बन गया। इतने में फहीम पाशा के जानिसार आ जाते हैं और बताते हैं कि आपके हुक्म के मुताबिक हमने इस शख्स की हीरोइन को आसमान में जला दिया, लिहाजा दारुल हुकूमत में परिंदों को कुछ दिनों के लिए चक्कर आएंगे। ल्यूका ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आपको होटल कैसे मिला। फहीम पाशा कहते हैं कि अभी तुम्हारे सर में एक ऐसा गोश्त का टुकड़ा है जिसे दिमाग कहा जाता है। तुम इसे इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, लेकिन हम करते हैं। ये वाज़ेह है कि जब चर्च में सैलाब आया तो तुम्हारे आदमियों ने तुम्हें आगाह कर दिया। उस्मान ने उसका पीछा किया और तुम्हें पकड़ लिया। तुम अपनी तंजीम के बारे में मुझे बताओगे, हीरोइन बेचने वाले आदमी और कहाँ मिलेंगे, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा जुड़ना होगा। फहीम पाशा अपने जानिसारों को कहते हैं कि इसकी चीखें निकलवा दो। इसके बाद सबाहदीन कारासू से मिलने पहुंच जाता है। कारासू सबाहदीन को देख के कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। सबाहदीन कहता है कि अब्दुल हमीद और इसका खानदान हमारा नामुकम्मल काम मुकम्मल करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कारासू कहता है कि मैं जानता हूँ तुम अब्दुल हमीद की तरफ से नहीं हो, लेकिन मैंने आपको कभी भी ऐसा ही नहीं देखा। सबाहदीन कहता है कि किसी ने वाकई में मुझे नाराज कर दिया है। अगर कोई इमाम जो बहुत से अहम शरई अहकामात को न माने और इसका इनकार कर दे और वो हुकूमत की दौलत को इनके अहकामात के खिलाफ इस्तेमाल करे, मजहबी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए वो अपने ही लोगों को कत्ल करे,
उनको कैद करे, मुल्क बंद कर दे। उसे सुल्तान और खलीफा के ओहदे से हटाने के लिए इनमें से कौन सा जुर्म अल्लाह की नजर में काफी है? सबाहुद्दीन खत पर लिखी तहरीर को मुसलसल पढ़ रहा होता है। कारासू कहता है कि अगर अब्दुल हमीद इन जराइम का जिम्मेदार है तो ये उसकी हुक्मरानी पर फतवा हो सकता है। सबाहुद्दीन कहता है कि बिल्कुल कारासू, मैं इसके लिए ही यहाँ आया हूँ, अब्दुल हमीद और इसके खानदान को तबाह करने के लिए। कारासू कहता है लेकिन फतवा अमीनी को इसकी मंजूरी देनी होगी। आप ये कैसे करेंगे सबाहुद्दीन? अब्दुल हमीद कभी भी इन जराइम का इर्तिकाब नहीं करेगा। सबाहुद्दीन कहता है कि हम इस फतवा में कहा जाने वाला जुर्म इससे करवा देंगे। कारासू कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम अब्दुल हमीद को तख्त से हटाने के लिए इतने पुरअज़्म हो, लेकिन यकीन नहीं है कि हम ये कर पाएंगे। सबाहुद्दीन कहता है कि ये हम बारबूस की मदद से कर सकते हैं। सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ सबाहुद्दीन बारबूस से मिलता है। बारबूस सबाहुद्दीन को कहता है कि तुम दुरुस्त जगह पर आ चुके हो। जब आप अपने ख्यालात से बादशाह बनने के लिए सोचते हैं तो आप खुद को शहजादा समझते हैं। सबाहुद्दीन कहता है कि आप मुबालगा आराई से बात रहें। बारबूस कहता है कि नहीं, यही सच्चाई है। नई रियासत जो हम कायम करेंगे इसके बादशाह तुम होगे। सबाहुद्दीन कहता है कि आपके पास ऐसा कोई मंसूबा है? बारबूस वो फतवा सबाहुद्दीन को दे देता है और कहता है कि ये अब्दुल हमीद की हुक्मरानी खत्म कर देगा और ये मेरा मंसूबा है। इसके बाद बारबूस एक बक्सा सबाहुद्दीन के हवाले कर देता है। वो बताता है कि जब मैं सुल्तान के पास जाऊंगा तो वो मेरी हालत देखकर हैरान रह जाएगा और उसके सामने मेरे साथ और कौन हो सकता है। उसे मालूम नहीं होगा कि वो किसके खिलाफ लड़ रहा है। वो अंदर होगा, हम बाहर होंगे। सबाहुद्दीन कहता है कि बारबूस अपना काम करेगा, अब ये हम पर मुनहसिर है कि हम यहाँ क्या करेंगे। सीन फ्लैशबैक से वापस होता है। कारासू कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए? सबाहुद्दीन कहता है कि ये आपके लिए काफी है कि आप फौजी कॉलेज के तलबा को मुश्तइल कर सकें जो इंतजामिया में है। इस तरह से यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हुआ।